हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम ईथर्स का दहन पढ़ेंगे। अभी ईथर्स की रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं, जिनमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजनीकरण पढ़ा। आज हम लोग ईथर्स का दहन पढ़ेंगे, तो हेडिंग डालिए दहन। लिखिए, ईथर वाष्प ज्वलनशील होते हैं। ये वायु या ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये तो सबको पता है, ईथर है, अल्कोहल है, ये सब ज्वलनशील है और इन्हें वाहनों में एज ए ईंधन भी इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन की तरीके से। जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल को पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, पेट्रोल भी ज्वलनशील ईंधन है। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, जिसे हम गाँव की भाषा में मिट्टी का तेल कहते हैं, मिट्टी का तेल हो गया। ऐसे ही ईथर है। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो अगर जांचना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग जलती हैं, तो जांचने के लिए क्या करोगे, एक मोमबत्ती लोगे और मोमबत्ती को जलाओगे। जलाने के बाद उसके ऊपर कांच का कुछ रख देंगे, छोटा सा सकोरा। जब तक फ्लास्क में ऑक्सीजन रहेगी तब तक बत्ती बराबर जलती रहेगी, और जैसे ही फ्लास्क में ऑक्सीजन खत्म तुरंत देखना बत्ती बुझ जाएगी, यानी कि मोमबत्ती बुझ जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन लेंगे 6O2 और 6O2 के साथ इसका करेंगे दहन। दहन का मतलब होता है आग लगाना। तो जैसे ही आग लगाओगे तो होगा क्या, तुम्हें पता है, जब भी कहीं अभिक्रिया में टेम्परेचर दिया जा रहा हो, जब भी कभी, अब एक बात हमारी ध्यान रखना कि अभिक्रिया में उपस्थित हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, अभिक्रिया ऑक्सीजन जो होंगे वो हमेशा संयोजित होकर जल का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 3 हाइड्रोजन 10 है। और जल के अणुओं के मध्य में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य का अनुपात होता है 2:1, यानी 2:1, यानी 2 हाइड्रोजन पर कितना ऑक्सीजन लगेगा, 1। तो यहाँ है कितने, देखो 6 दूनी 12। तो हमारे पास हाइड्रोजन है 5 H2 होंगे प्लस 5 H2, यानी 5 दूनी 10, और इसमें वो कितना लगेगा, हर H2 पर 1, 5 H2 पर 5। ठीक, इसके बाद बेटा कार्बन कितने बचे, 4, 6 दूनी 12, 12 में से 5 में कितने बचे, 7, 7 में 1 ऑक्सीजन भी थे, 4 कार्बन बचे थे, 8 ऑक्सीजन बचे थे, 4 दूनी 8। अरे छोटी सी बात समझो, किसी भी चीज में तुम आग लगाओ तो आग लगाने पर उसका जल जो है वो सबसे पहले वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा, तो बाद में क्या मिलेगी, राख ही तो मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दहन करने पर ईथर्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड व जल देते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। पराक्साइड प्रभाव लिखना, पराक्साइड का निर्माण डालिए। देखिए बेटा जी, ईथर्स को वायु में कुछ देर रखने पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन से धीरे क्रिया करके पराक्साइड बनाते हैं। क्रिया प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होती है, CH2 और सिंगल बॉन्ड O। एक बात समझो पहले, ऑक्सीजन जो है वो वर्ग संख्या 6A वर्ग का तत्व है। किसका, 6A वर्ग। ओ से टिपो या ओल्ड स्टाइल से टिपो, या ओ सुंदर सी तेरी पड़ोसी। ठीक है, तो इनमें मतलब कि कहा जाए तो देखो बेटा, 2 अल्फेड तो यूज में है, उन्होंने सहसंयोजी बंध एल्किल समूह से बना रखा है। इसके बाद क्या बचा, एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म ऊपर है और एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म नीचे। 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर। ये क्रिया करेगा वायुमंडलीय ऑक्सीजन से 1/2 O2 से, और 1/2 O2 का मतलब O2 का आधा, तो O2 का आधा क्या होगा, O। अब O2 का आधा जब O होगा तो एक O क्या करेगा, यहाँ इसके साथ उपसहसंयोजी बंध बनाता है। सहसंयोजी बंध का निर्माण केवल एकल इलेक्ट्रॉन युग्म ही करते हैं। ये बात उपस्थिति होगी, खास में जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, ये एकल इलेक्ट्रॉन युग्म उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड O, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड O। नीचे वाला एकल इलेक्ट्रॉन युग्म बचेगा, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन युग्म उपसहसंयोजी बंध बनाएगा और बंध बनाकर ऑक्सीजन से जुड़। ये E3 पराक्साइड है। क्या है, E3 पराक्साइड का मतलब क्या होता है, जब कोई यौगिक अपनी बैलेंसी या अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के बाद किसी उपसहसंयोजी बंध द्वारा किसी अतिरिक्त ऑक्सीजन से जुड़ता है, ठीक है, तो उन्हें हम पराक्साइड कहते हैं। जैसे H2O में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी पूरी है, परंतु
एक O अगर जुड़ जाए तो H2O2 होता है, जिसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। कहते नहीं कहते? ऐसे एनहाइड्राइड वो भी पेरोक्साइड है। सोनियम लवणों का निर्माण। ये ईथर लुईस बेस भांत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इनके E3 ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। ठंडे प्रबल अम्ल तो मुख्य रूप से कहा जाए तो प्रबल अम्ल 4 होते हैं। पहला नंबर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा नंबर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा नंबर आता है नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड, चौथा नंबर होता है अम्लराज जिसे कहते हैं एक्वारेजिया, जो सबसे ज्यादा प्रबल होता है। ठीक है, तो 4 अम्ल है प्रबल, तो 4 में यहाँ बात हो रही है मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सांद्र H2SO4 की। कोष्टक लिख लीजिएगा, सांद्र HCl व सांद्र H2SO4 कोष्टक बंद करो, मैं भूलकर ऑक्सोनियम लवण बनाते हैं। जी ध्यान देना, कोई बात कर रहे हैं केवल E3 ऑक्सीजन की। तो E3 ऑक्सीजन को यदि हम बेटा देखेंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इसके थे, दोनों ने सहसंयोजी बंध बना रखा है, एल्किल समूह के साथ बना रखा है ना। एकल इलेक्ट्रॉन युग्म बचे हुए, एक ऊपर और एक नीचे। ये क्रिया करेगा HCl से प्लस HCl से, जो कैसा होगा, सांद्र होगा। लेकिन अभिक्रिया किसमें कराएंगे, ठंडे में, और ठंडे का सिंबल ये ना, ठंडे में विक्रिया होगी। गर्म का इसको उल्टा कर दो, गर्म हो जाएगा। ठीक है, ठंडे में विक्रिया होगी। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो टूटकर H+ आयन देते हैं। तो जब ये H+ आयन देगा, H+ आयन किससे जुड़ेगा, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन बचा। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा पेयर में से या 2 में से एक बचा, तो पूरे यौगिक पे चार्ज आएगा 1+। प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O के साथ सिंगल बॉन्ड H, नीचे एकल इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, पूरे पर चार्ज आएगा 1+। किसके कारण आया, इस इलेक्ट्रॉन के कारण। और Cl निगेटिव, नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सोनियम डाइएथिल ईथर या डाइएथिल ईथर ऑक्सोनियम क्लोराइड। ठीक है, यही नाम होगा। क्या नाम होगा, डाइएथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। इसी प्रकार भाई ईथर नहीं बोलेंगे इसको, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये E3 ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सोनियम में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इसलिए इसको डाइएथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड बोलेंगे, ईथर नहीं बोलेंगे। E3 ऑक्सीजन ऑक्सोनियम में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरा रिएक्शन H2SO4 के साथ देखो, CH3 CH2O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ईथर हो गया, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो थे। अनपेयर्ड का मतलब थोड़ा भद्दा लगता है, लेकिन बताने में तो बता देता हूं, जो छड़े होते हैं जिनकी शादी नहीं होती उन्हें अनपेयर्ड मान के चलो। ठीक है, गांव में बाल कुंवारा भी बोल सकते हो। उन्होंने तो एल्किल समूह जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, एक इधर। अब बचे क्या, शादीशुदा इंसान बड़ा सीधे साधे होते हैं। तो इंजन चलता है, जब उस पर पटे से लोड रखा जाता है तो इंजन की स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जब वो पानी देता है इंजन, तब देखो इंजन चलेगा टक टक आराम आराम, और जब पटा उतर जाता है तब इंजन कितनी फास्ट चलता है और कितनी तेज आवाज करता है ये भी पता है। तो शादीशुदा व्यक्ति पे होता है लोड, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, अपने काम पर ध्यान देता है। और जो अनपेयर्ड है, बाल कुंवारा जी हैं, उन पर कह सकते हो लोड नहीं है, और लोड नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी मर्जी है ना। तो ये एकल इलेक्ट्रॉन युग्म है, प्लस अभिक्रिया करेंगे H2SO4 से। बेटा जी ठंडा करेंगे, और जब ठंडा करेंगे तो कंडीशन क्या होगी, अम्ल वे पदार्थ होते हैं टूटकर H+ आयन देते हैं, ये H+ आयन जुड़ेगा इसके साथ, और जब H+ आयन जुड़ेगा इसके साथ तो फिर पूरे कंपाउंड पे 1+ चार्ज आएगा इस इलेक्ट्रॉन के कारण आएगा। प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एकल इलेक्ट्रॉन नीचे बचा, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, पूरे कंपाउंड पर चार्ज आएगा 1+, और इधर HSO4 निगेटिव। नाम हो जाएगा डाइएथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम होगा, डाइएथिल
ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है बेटा, इस प्रकार आप सोडियम लवणों का निर्माण होता है एकल इलेक्ट्रॉन युग्म से। ठीक, नोट